हेलो बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने वाउचेरिया के सेल स्ट्रक्चर और एसेक्सुअल जनन की बात करी। उसमें हमने ये देखा कि जो अलैंगिक जनन है वो चल बीजाणुओं द्वारा, अचल बीजाणुओं द्वारा और निश्चेष बीजाणुओं द्वारा संपन्न होता है, और हमने उसमें गोंगरोसिरावस्था की भी चर्चा की। आज हम वाउचेरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, आज हम उसका अध्ययन करेंगे। वाउचेरिया में या वोकेरिया में लैंगिक जनन जो है वो विषम युग्म की होता है। इनमें विशेष प्रकार के नर तथा स्त्री जननांगों द्वारा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो संपन्न होता है। नर जननांग एंथ्रीडियम तथा मादा जननांग ओगोनियम कहलाता है। और वाउकेरिया की अधिकांश जातियां जो हैं वो समजालिक अथवा उभयलिंगाश्रयी होती है, यानी कि होमोथैलिक या मोनोशियस होती है, परंतु कुछ स्पीशीज़ इसकी विषमजालिक भी होती हैं। सामान्यतः जननांग जो हैं वो नम मिट्टी अथवा शांत जल में उगने वाले तंतुओं में प्रखर प्रकाश की उपस्थिति में विकसित होते हैं। उभयलिंगाश्रयी जातियों में पुंधानी तथा अंडधानी एक दूसरे के निकट उभयनिष्ठ अथवा समीपवर्ती शाखाओं पर विकसित होती है। हम इस चित्र में जैसे देखें, ये एक फिलामेंट है इसका, वाउचेरिया का साइफन, और ये इस साइफन से ये एंथ्रेडल ब्रांच विकसित हुई और इसी के आधार से ये ओगोनियम की ब्रांच विकसित हुई। तो एक ही ब्रांच के आधार से पुंधानी तथा अंडधानी विकसित हो सकती है। जननांगों का विकास जो है वो मुख्य शाखा अथवा विशेष पार्श्व शाखाओं पर होता है। कुछ जातियों में पुंधानी अथवा अंडधानी जो है वो अव्रंत होती है, जबकि अनेक जातियों में ये सव्रंत पाई जाती हैं, यानी कि इनमें व्रंत उपस्थित होता है। अगर नीचे का जो स्टॉक है वो उपस्थित हो तो सव्रंत और अनुपस्थित हो तो अव्रंत। इसके अतिरिक्त विभिन्न जातियों में पुंधानी तथा अंडधानी की पारस्परिक स्थिति में भी विविधता पाई गई है। अब हम चर्चा करते हैं पुंधानी की। जो पुंधानी का विकास है वो मुख्य तंतु जो है, ये जो चित्र दर्शा रहा है हम इससे समझेंगे। पुंधानी का विकास मुख्य तंतु अथवा उसकी पार्श्व शाखाओं पर होता है। पुंधानी का निर्माण करने वाली शाखा के दूरस्थ छोर में कोशिका द्रव्य सघन हो जाता है, यानी कि जो इसका ये दूरस्थ छोर है इसमें कोशिका द्रव्य जो है वो सघन हो जाता है, यानी डेंस हो जाता है। इसमें केंद्रक व क्रोमेटोफोर काफ़ी संख्या में एकत्र हो जाते हैं। अधिकांश जातियों में ये दूरस्थ भाग कुंडलित हो जाता है, यानी कॉइल्ड हो जाएगा, इस तरह से कुंडलित हो जाता है तथा एक अनुप्रस्थ पट द्वारा ये इससे पृथक, यानी कि जो पट बनेगा वो इसके टिप पर ही, यहाँ पे ये इस चित्र में देखिए, अनुप्रस्थ पट द्वारा ये पृथक हो जाएगा, यानी ये कॉइल्ड हो गया और ये पट द्वारा यहाँ से सेपरेट हो गया और इससे इसका शेष थैलस से संपर्क टूट जाता है। कुंडलित जो शीर्षस्थ भाग है अब पुंधानी बनता है, यानी ये जो भाग है ये एंथ्रीडियम बनता है। इसमें उपस्थित केंद्रकों में समसूत्री विभाजन होते हैं तथा उसके पश्चात पुंधानी का जीवद्रव्यक अनेक एक केंद्र की खंडों में टूट जाता है और हर खंड जो है वो कायांतरित होकर एक एंथ्रोजॉइड बाइफ्लैजिलेटेड जो है, इस तरह से बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड या पुमणु में विकसित हो जाता है। अब हम बात करते हैं अंडधानी की। इसी के आधार पर, जो इसी फिलामेंट के आधार पर है, वो अंडधानी या ओगोनियम विकसित होता है। पुंधानी के आधार के निकट बहुकेंद्रकीय कोशिका द्रव्य की अधिक मात्रा एकत्र होने से प्रारंभ होता है। यह सघन कोशिका द्रव्य वांडरप्लाज्म कहलाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि वांडरप्लाज्म क्या होता है। तो वांडरप्लाज्म जो है वो ओगोनियम में कोशिका द्रव्य के अधिक मात्रा एकत्र होने से प्रारंभ होता है तथा यह सघन वांडरप्लाज्म
सघन जो कोशिका द्रव्य है वो वांडरप्लाज्म कहलाता है। इस स्थान पर एक उभार उत्पन्न होता है और विकसित होकर अंडधानी बनाता है। प्रारंभिक अवस्था में जो है अंडधानी में अनेक केंद्रक तथा क्रोमेटोफोर होते हैं, किंतु कुछ समय पश्चात इसमें इसके आधार पर एक अनुप्रस्थ पट बनता है, जैसे कि एंथ्रीडियम में बना था, और ये शेष थैलस से संपर्क इसका टूट जाता है। अंडधानी जो है वो गोल शिखानुमा नाक रूपी एवं बीक्ड होती है, चोंचनुमा, चोंच होता है इसके यहाँ पर, चोंच जैसी संरचना होती है। परिपक्व अंडधानी में केवल एक केंद्रक होता है, इसमें उपस्थित शेष केंद्रक अपहार्सित हो जाते हैं, यानी केवल एक न्यूक्लियस बचता है और जो अन्य न्यूक्लियस हैं वो इसमें खत्म हो जाते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार अंडधानी के आधार पर पट निर्माण से पूर्व एक केंद्रक को छोड़कर शेष सभी केंद्रक मुख्य तंतु में वापस आ जाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसमें केवल एक न्यूक्लियस बचता है और शेष सारे पट निर्माण से पहले नीचे आके एकत्र हो जाते हैं। जो इसका टिप होता है ओगोनियम का, उसके टिप पर ये ग्राही बिंदु या रिसेप्टिव स्पॉट एरिया बनता है, जिसके थ्रू एंथ्रोजॉइड या पुमणु एंटर होगा। अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन की। जो फर्टिलाइजेशन है वो पुंधानी से पुमणुओं का विमोचन होता है और अंडधानी की भित्ति में छिद्र का निर्माण लगभग एक ही समय होता है। अंडधानी की जो चोंच है या बीक है, उस भित्ति के जिलेटिनीकरण से उत्पन्न जो छिद्र है उसके थ्रू एंथ्रोजॉइड उसमें प्रवेश करता है और जो पुमणुओं का विमोचन है पुंधानी से वो सूर्योदय से कुछ समय पूर्व होता है। अंडधानी के अग्र भाग में उपस्थित छिद्र से कोशिका द्रव्य की कुछ बूंदें निकलती हैं तथा इसमें पुमणु उलझ जाते हैं और इनमें से केवल एक पुमणु ग्राही बिंदु द्वारा अंड में प्रवेश करता है। जो पुमणु का केंद्रक है एन, वो अंड के केंद्रक से छोटा होता है, हैप्लॉइड होता है। पुमणु का केंद्रक जो हैप्लॉइड केंद्रक है वो एग के केंद्रक से छोटा होता है। अंड में प्रवेश के पश्चात ये एग न्यूक्लियस से तुरंत संयोजित नहीं होता। इसमें कुछ समय तक ये आयतन में धीरे धीरे वृद्धि करता है और अंततः अंड केंद्रक के ये बराबर हो जाता है, यानी नर केंद्र जो है वो अंड केंद्रकों के बराबर हो जाता है और तत्पश्चात इनके संयोजन से जाइगोट या युग्मनज बनता है। युग्मनज अपने चारों ओर 3 से 7 परत मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है और इसके जीव द्रव्यक में तेल की प्रचुर मात्रा होती है। धीरे धीरे युग्मनज का जो रंग है हरे से लाल अथवा भूरा हो जाता है और इसका विमोचन अंडधानी की भित्ति के फटने से होता है। अंकुरण से पूर्व यह लंबी अवस्था तक रेस्टिंग स्टेज में रहता है, यानी विश्राम अवस्था में रहता है और प्रतिकूल परिस्थितियों में ये निपटने में सहायक होता है। अनुकूल समय आने पर युग्मनज का जर्मिनेशन होता है और पुनः ये नए थैलस का निर्माण करता है। और अंकुरण से पूर्व इसके जो डिप्लॉइड केंद्रक है उसमें एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी मियोसिस होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप 4 अगुणित केंद्रक बनते हैं और इन केंद्रकों के पुनरावृत विभाजन से संकोशिक थैलस का विकास होता है। इस तरह से पुराने थैलस से नए थैलस का निर्माण होता है। अंततः हम इसकी लाइफ साइकिल अगर हम डिस्कस करें तो जो वाउचेरिया है वो हैप्लॉइड है। इसमें एंथ्रीडियम और ओगोनियम, एंथ्रोजॉइड और एग और इनके फर्टिलाइजेशन से बना जाइगोट जो कि 2n है, मियोसिस हुआ, जर्मिनेशन हुआ और पुनः ये वाउचेरिया का जो सिनोसिटिक थैलस है, संकोशिक थैलस है, वो बना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो एकाइनेट्स के द्वारा, एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा और जूस्पोर्स के द्वारा इसमें सिनजूस्पोर या जूस्पोर के द्वारा इसमें एसेक्सुअल जनन संपन्न होता है। अतः इसकी लाइफ साइकिल इस प्रकार से ये पूर्ण होती है। इसमें भी डिप्लॉइड अवस्था जो है वो कुछ समय के लिए है और हैप्लॉइड फेज़ की डोमिनेंट है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल भी हैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। अगले टर्न पे बच्चों हम तुम्हारे सिलेबस का जो नेक्स्ट जनरा है वो डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।